गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन अध्यापन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मेरा नाम सागर राजपूत सर। मैं आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाला हूँ। अभी इतिहास विषय में हमारे पाठ का नाम मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा एक राजा की कहानी। प्राचीन काल में एक ग्रीक राजा था। वो राजा बहुत यशस्वी और कुशल था, बहुत जिद्दी था। उस राजा का एक सपना था कि मुझे पूरी दुनिया को जीतना है। मुझे पूरी दुनिया को जीतना है। मैं पूरी दुनिया को जीत के ही रहूंगा। दुनिया में जितने भी प्रदेश है, जितने भी सत्ताएं हैं, उन सत्ता को हराकर मुझे सम्राट बनना है, पूरी दुनिया का सम्राट बनना है। पर बच्चों, इस राजा का सपना पूरा हुआ कि नहीं, हम इस पाठ में देखेंगे। और इस राजा के बाद कौन कौन से राजा आए, ये भी हम देखेंगे। हमने पिछले पाठ में जनपद, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य का उदय और विस्तार देखा था। तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से राजा आए? बिंदुसार आया, अजात शत्रु आया, शिशुनाथ, धनानंद, चंद्रगुप्त ये राजा आए। इनके बारे में हम आज थोड़ी थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं। पर इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सम्राट जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, लेकिन उसका सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ, मैं बाद में बताऊंगा। उस राजा का नाम है सम्राट सिकंदर। उसका दूसरा नाम है अलेक्जेंडर। अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करके सम्राट सिकंदर के बारे में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, आप सिर्फ अच्छे से देखिए और सुनिए। बाद में मैं क्वेश्चन करूंगा, तब आपको आंसर देना है। ध्यान से सुनना है आपको। इतिहास कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग, ऑनलाइन शिक्षण, कक्षा छठी, विषय इतिहास, पाठ क्रमांक 7, मौर्यकालीन भारत। बच्चों, एक राजा था, उसका नाम था सम्राट सिकंदर, मतलब अलेक्जेंडर। सम्राट सिकंदर ग्रीक यूनानी राजा था बच्चों। उसका दूसरा नाम था अलेक्जेंडर। मासेडोनिया देश का राज्य करता था। एक देश, जैसे हमारा देश भारत देश है, वैसे ग्रीक काल में, प्राचीन काल में मासेडोनिया देश था। उस मासेडोनिया देश का राज्य करता राजा था सम्राट सिकंदर। जागतिक इतिहास में उसे सबसे यशस्वी और कुशल सेनापति माना जाता है। जागतिक इतिहास में बच्चों, मतलब पूरे संसार में, पूरे विश्व के इतिहास में इस सम्राट सिकंदर को सबसे यशस्वी और कुशल सेनापति माना जाता है। सबसे यशस्वी मतलब बच्चों, सम्राट सिकंदर ऐसा राजा था, उसने उसके काल में, उसके कार्यकाल में एक भी युद्ध, एक भी लड़ाई हारी नहीं थी। जितनी भी लड़ाई उसने लड़ी, जितने भी युद्ध उसने किए, सभी युद्ध उसने जीते थे। इसलिए उसे सम्राट सिकंदर कहते हैं, है ना। कितना बड़ा इतिहास उसने किया है। ग्रीक यूनानी सम्राट सिकंदर उर्फ सिकंदर, अपने काल में उसने बहुत सारे प्रदेश जीते। देखिए सम्राट सिकंदर की फोटो, अच्छे से देख लीजिए। जब भी मैं बाद में आपको फोटो दिखाऊंगा, तो आपको पहचानना है कि ये राजा कौन सा है। सिकंदर ने बहुत सारे प्रदेश जीते थे, जैसे ईरान, सीरिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्टिया। उसी तरह हमारे भारत देश में पंजाब तक का प्रदेश। देखो, सिकंदर राजा ने ईरान से लेके, इजिप्ट से लेके, आगे आगे जाके इजिप्ट, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्टिया, उसी तरह वो भारत में आया। भारत में उसने पंजाब तक का प्रदेश जीता। अभी वो भारत में कैसे आया? पश्चिम से लेके भारत में, ग्रीक से लेके भारत में कैसे आया, देखिए। ईसा पूर्व 326 में उसने भारत पर आक्रमण किया। बच्चों, अभी कोई प्रदेश किसी राजा को जीतना होता है या कोई लड़ाई जीतनी होती है, तो सबसे पहले वो आक्रमण करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। लड़ाई जीतने के बाद जिस जो राजा हार गया, उसका किला हो, उसका देश हो, उसका प्रदेश हो, उसका राज्य हो, उसका साम्राज्य हो, वो जीते हुए राजा को मिल जाता है।
और हारा हुआ राजा एक तो मर जाता है, एक तो शरण आ जाता है। तो सम्राट अलेक्जेंडर ने पूर्व 326 में, ईसा पूर्व 326 में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। पश्चिमोत्तर मतलब भारत के पश्चिम दिशा की ओर, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां से। अभी वह सिकंदर राजा सिंधु नदी लांघकर तक्षशिला पहुंचा। देखिए बच्चों, जो नदी मैंने चित्र दिया है वो सिंधु नदी है। तो सिकंदर राजा और उसकी पूरी सेना में घोड़े थे, हाथी थे, ऊंट थे, बहुत बड़ी सेना थी उसकी, इसलिए उसको कोई हरा नहीं पा रहा था। उसकी जो युद्ध नीति थी, युद्ध की योजना थी, बहुत अच्छी थी। तो सिकंदर राजा सिंधु नदी लांघकर तक्षशिला पहुंचा। अभी आप सोचेंगे तक्षशिला कहाँ है सर? तो तक्षशिला यह शहर प्राचीन व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर था। देखिए बच्चों, तक्षशिला यह शहर प्राचीन व्यापार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर था। वहां व्यापार भरा जाता था। अभी व्यापार मतलब क्या? व्यापार में बहुत सारी चीजें होती है जो हम मार्केट में देखते हैं। मसाले हो गए, कपड़े हो गए, सोने हो गए, है ना? जो मानव जाति के लिए जो भी उपयोगी चीज व्यापार की चीजें है, तो ये व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर था। तक्षशिला विद्यापीठ इसी जगह होने से वह एक शैक्षणिक केंद्र भी था। बच्चों, जैसे हमारा शैक्षणिक केंद्र है हमारी स्कूल, हमारी बीएमसी, हमारी मुंबई, वैसे प्राचीन काल में तक्षशिला विद्यापीठ इसी जगह होने से वह एक शैक्षणिक केंद्र भी था। प्राचीन काल के लोग वहां पढ़ने जाते थे, वहां विद्या अर्जित करने जाते थे, वहां अलग अलग युद्ध नीतियां, अलग अलग साहित्य, अलग अलग कलाएं सीखने जाते थे, है ना? जैसे तलवारबाजी हो गई, ढाल चलाना हो गया, युद्ध में कैसे योजना करनी है, कैसे नीति बनानी है, युद्ध कैसे जीतना है, शत्रु पर कैसे आक्रमण करना है। तो अलग अलग कलाएं, अलग अलग नीतियां इस विद्यापीठ में सिखाई जाती थी। इसीलिए इस विद्यापीठ को एक शैक्षणिक केंद्र भी कहा जाता है। अभी आप सोचेंगे तक्षशिला सर अभी कहाँ है? तो जो प्राचीन काल में जो तक्षशिला यह स्थल था, वो अभी वर्तमान काल में, मतलब अभी के घड़ी में पाकिस्तान इस देश में। पाकिस्तान देश तो आपको पता है बच्चों, कौन सी दिशा में है? पश्चिमोत्तर के बीच, अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान है ना? तो पाकिस्तान इस देश में तक्षशिला स्थल अभी है। सिकंदर युद्ध करके पंजाब तक पहुंचने सफल रहा। अब बच्चों, इस मार्ग पर सिकंदर जो था, ग्रीक से जब आया, तक्षशिला जब पहुंचा, सिंधु नदी लांघकर, तब वो पंजाब तक पहुंचा। मतलब सिकंदर और उसकी सेना पंजाब तक पहुंचने सफल रही। उन्होंने बहुत बीच में बहुत युद्ध किए, बहुत राजाओं से लड़ाई की, बहुत युद्ध जीते, पंजाब तक सिकंदर और उसकी सेना सफल रही। इस मार्ग पर स्थानीय भारतीय राजाओं में सिकंदर के साथ घमासान युद्ध हुए। अब भारत देश में जितने भी राजा थे, जो सिकंदर से उनका आमना सामना हुआ, तो उस आमने सामने में उन्होंने उन दोनों के बीच बहुत घमासान युद्ध हुए। फिर भी सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा। मतलब देखिए बच्चों, सिकंदर उसके कार्यकाल में एक भी लड़ाई हारा नहीं था। उसने इतना जिद्दी था, उसने ठान लिया था कि एक भी लड़ाई हारनी नहीं है। उसकी सेना भी गजब थी, बहुत थी, और ये बहुत पावरफुल था, इसीलिए उसे सम्राट कहा जाता है। कुशल और यशस्वी सम्राट सेनापति कहा जाता है। बट क्या हुआ बच्चों, आगे लड़ते लड़ते उसके जो सैनिक थे सम्राट सिकंदर के, वो थक गए, ऊब गए। उनका जो साधन सामग्री थी वो खत्म हो चुकी थी, उनकी शक्ति कमजोर होने लगी थी। तो इस अभियान में लड़ते लड़ते उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। उनको बहुत कष्ट सहने पड़े, उनको पीड़ा हो रही थी, वो थक रहे थे, कोई बीमार हो रहा था, कोई मर रहा था, धीरे धीरे सैनिक कम होते जा रहे थे। तो उनने अब कोई भी लड़ाई करने की इच्छा नहीं थी।
ये जो सैनिक है उनको एक भी लड़ाई करने की अभी इच्छा नहीं थी, वो बहुत उब गए थे। तो सैनिकों को मातृभूमि को लौटने की इच्छा हो रही थी। उनको अभी ऐसा लग रहा था कि अभी अभी हमें वापस जाना चाहिए, हमारी मातृभूमि, हमारे ग्रीक यूनानी देश में वापस जाना चाहिए। तो वो सब इकट्ठा हो गए और सिकंदर राजा के पास चले गए और सिकंदर को कहा कि अभी हमें नहीं लड़ना है, अभी हम आपका साथ नहीं देंगे, अभी हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम पंजाब तक आ गए हैं, हमने इतने सारे ईरान, सीरिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत में आके भी सिंधु नदी लांघकर तक्षशिला में पंजाब तक का प्रदेश हम जीत चुके हैं। अभी और कितना जीतना है? ऐसा क्या, कौन सा सपना आपका पूरी दुनिया को जीतने का? या हमारा हाल बेहाल हो रहा है? अभी हमें मातृभूमि जाना है, हमारे बीवी बच्चे, हमारी फैमिली, हमारा परिवार वेट कर रहा है, अभी हमें जाना है। तो उन्होंने, सभी सैनिकों ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह मतलब आंदोलन किया, आवाज उठाई, अभी हमसे नहीं होगा, हम बस बहुत हो चुका, अभी हम नहीं लड़ेंगे। ये सुन के सिकंदर बहुत नाराज हो गया। सैनिकों का इस निर्णय से बहुत सिकंदर नाराज हो गया। उसे लगा मुझे पूरी दुनिया जीतनी थी, लेकिन सैनिकों ने बीच में ही साथ छोड़ दिया। इसलिए बच्चों, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो ग्रुप होता है ना, वो अच्छे चाहिए, साथ देने वाले चाहिए। तो उसका साथ सभी ने छोड़ दिया और मातृभूमि लौटने के लिए तैयार हो गए। तो सिकंदर मजबूर था, तो सिकंदर को पीछे हटना पड़ा, नहीं तो सिकंदर भारत में पूरा घुस जाता और अनेक राजाओं से लड़ाई और युद्ध करता। लेकिन अपने सैनिकों की इच्छा नहीं थी लड़ने की, सैनिक हार चुके थे, इसीलिए सिकंदर को भी पीछे हटना पड़ा मजबूरी से। सिकंदर की इच्छा थी लेकिन सैनिकों की इच्छा नहीं थी। तो सिकंदर वापस मातृभूमि जाना तैयार हो गया। सत्रप। अभी आप सोचेंगे सर ये सत्रप शब्द नया दिख रहा है, सत्रप मतलब क्या? तो सिकंदर को एक आइडिया थी। सिकंदर ने सोचा अभी मैं जाऊंगा मेरे देश, ग्रीक देश, लेकिन यहाँ मैंने पंजाब तक कुछ प्रदेश जीता हुआ है, उसको कौन संभालेगा? तो उसको संभालने के लिए उसने सत्रपों को नियुक्त किया। सत्रप मतलब अधिकारियों का नाम होता है ना, संभालने के लिए। तो सिकंदर राजा ने भारत के जीते हुए प्रदेशों के रक्षण हेतु अधिकारियों को नियुक्त किया। देखिए बच्चों, ठीक से सुनिए। सिकंदर राजा ने भारत के जीते हुए प्रदेशों के रक्षण हेतु ग्रीक यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया। उन्हें सत्रप कहा जाता है। इनको कह दिया भाई हम जा रहे हैं बाकी सेना लेके हमारे देश में, लेकिन मैंने जहां तक पंजाब तक जितना प्रदेश जीता है आपको वहां संभालना है। हम बाद में मैं जब आऊंगा तो हम देखते हैं आगे युद्ध करना है या नहीं, तब तक आप यहाँ के सेनापति हो गए, वजीर हो गए। तो अफगानिस्तान से भारत तक का पूर्व सीमा का प्रदेश सत्रप को संभालने दे दिया। देखिए, अफगानिस्तान से भारत तक का पूर्व सीमा का प्रदेश सिकंदर ने नियुक्त किए सत्रपों को संभालने दे दिया, है ना। देखिए सत्रप कैसे अलग अलग पूर्व दिशा की और पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं, मतलब वो संभालने के लिए उनको नियुक्त कर दिया है। अफगानिस्तान से भारत तक का पूर्व सीमा का प्रदेश, मतलब ये भी एक योजना होती है, ये भी एक अच्छा विचार होता है कि चलो बस जितना मैंने प्रदेश जीता है उनको कौन संभालेगा, हम अगर मातृभूमि लौट जाएंगे तो उनको कौन संभालेगा। तो उनको संभालने के लिए ऐसे अलग अलग अधिकारियों को, जो ग्रीक अधिकारी है उन्हें सत्रप कहा जाता है, उनको नाम रख दिया सत्रप, उनको नियुक्त किया और उनको संभालने ये प्रदेश दे दिए अफगानिस्तान से भारत तक। अब सिकंदर राजा लौट गया उसकी मातृभूमि। तो वापस लौटते लौटते, मातृभूमि की तरफ लौटते लौटते ईसा पूर्व 323 में 11 जून में सिकंदर की मृत्यु हो गई। अभी सिकंदर की मृत्यु लड़ाई से नहीं हुई बच्चों, किसी कारणवश वो शायद बीमार था, उस वजह से सिकंदर की मौत हो गई। जब वो उसने सत्रप नियुक्त किए, सत्रप को उनके प्रदेश दे दिए संभालने के लिए, अफगानिस्तान से भारत तक का पूर्व सीमा का प्रदेश, पंजाब तक का प्रदेश, और कहा मैं जा रहा हूं,
बाकी सेना को लेके, बाकी सेना मेरे साथ नहीं दे रही, बाकी सेना को परिवार जाना है, मातृभूमि जाना है। तो वापस लौटते लौटते बेबीलोन नामक एक शहर है, बेबीलोन नामक स्थान में ईसा पूर्व 323 में तारीख 11 जून में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए बच्चों, मतलब सिकंदर को पूरी दुनिया को जीतने का सपना था, पर उसे जीतना मुमकिन नहीं हुआ। बच्चों देखो, सिकंदर का सपना कितना बड़ा था, दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कितने बड़े बड़े महाद्वीप, महासागर, कितने देश है, कितना बड़ा प्रदेश है। तो पूरी दुनिया को जीतने का सपना इस सिकंदर ने लिया था। और जब बच्चों एक बात, सिकंदर की जब मृत्यु हुई थी, जब सिकंदर मरा था, तब उसकी उम्र थी ओनली 33 ईयर्स, मतलब सिर्फ 33 वर्ष। 33 वर्ष तक उसने इतना अच्छा कार्य किया था कि जो कार्य आज हम उसका इतिहास में अध्ययन कर रहे, उसने एक इतिहास बना दिया 33 काल में। मतलब कितने कम समय में इसने इतनी उन्नति की थी, इतनी अच्छे, इतने इतने अलग अलग काम किए थे, युद्ध, एक भी युद्ध नहीं हारा, सभी युद्ध को, सभी लड़ाई को जीत लिया, और उसका इतिहास अजरामर हो गया, और उसका इतिहास हम आज पढ़ रहे हैं। उसने कुछ अलग किया ना, इसीलिए आज हम उनका इतिहास में नाम पढ़ रहे हैं। अभी सिकंदर की मृत्यु हुई, सिकंदर जहां मरा, उस स्थल का नाम था बेबीलोन, उस स्थल का नाम था बेबीलोन। अब ये आप सोचेंगे सर ये बेबीलोन स्थान कहाँ है, ये स्थल कहाँ है जहाँ सिकंदर की मृत्यु हुई थी? तो बेबीलोन यह स्थान अब इराक में है। इराक यह देश है बच्चों। बेबीलोन यह स्थान अब इराक में है ना। सिकंदर को पूरी दुनिया को सपना था जीतने का, अपन उसकी जो विश थी, जो सपना था, वो बेचारे का मुमकिन नहीं हुआ। सिकंदर के भारत में आने से भारत व यूरोप के बीच व्यापार बढ़ा। बच्चों, जब सिकंदर अफगानिस्तान से भारत के पूर्व सीमा का प्रदेश जीतने आया था, सिंधु नदी लांघकर तक्षशिला पहुंचा था, उसके बाद पंजाब तक पहुंचा था। तो सिकंदर जब भारत में आया तो भारत के बीच और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ा। यूरोप मतलब सिकंदर का प्रदेश, वो वहां से आया था ना। यूरोप एक महाद्वीप है बच्चों। महाद्वीप में जो ग्रीक है, ग्रीक, यूनानी, वहां के प्रदेश से सिकंदर भारत में आया था। तो जब भारत में आया तो व्यापार बढ़ा। आप सोचेंगे सर व्यापार कैसे बढ़ा, वो तो लड़ाई करने आया था, वो तो युद्ध करने आया था, तो व्यापार बढ़ा कैसे, कौन सी तरक्की हुई? तो जब वहां सिकंदर आया तो उसके साथ कुछ लोग भी थे, सिर्फ सैनिक नहीं थे, सिर्फ सेनापति नहीं थी, सिर्फ सेना ही नहीं थी। तो सिकंदर जब आया तो उसके साथ साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपने साहित्य द्वारा यूरोप को भारत से परिचित कराया। ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, वैद्य, वैद्य मतलब अभी हम डॉक्टर बोलते हैं, कवि, जो राजाओं पर वर्णन करते हैं, कविताएं करते हैं, गायक वो भी गाते हैं राजमहल में, इतिहासकार जो इतिहास की पुरानी चीजों की खोज करते हैं, अलग अलग कलाओं की खोज करते हैं। तो ये जो इतिहासकार सब लोग हैं, गायक, कवि, वैद्य, वो सिकंदर राजा के साथ भारत में आए थे। जब भारत में आए तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ गया। अभी व्यापार कौन सा बढ़ गया कि जो लोग हैं उन्होंने भारत का अभ्यास किया, देखा कि भारत में क्या क्या है, भारत में कौन कौन सी चीजें उगाई जाती है, भारत में क्या क्या वैशिष्टपूर्ण चीजें हैं, कौन कौन सी जो चीजें हैं जिससे हमारी प्रगति होगी। तो भारत में एक मूर्तिकला भी थी, है ना, चित्रकला भी थी। भारत के अलग अलग जो खाने वाले मसाले मसाले थे, भारत के जो कपड़े हैं, जो कापड़ बोलते हैं हम, कपास से बनाते हैं, वो कपड़े थे। भारत में सोने की खदान थी, अलग अलग बहुत सारी खदानें थी, है ना। तो इतनी सारी चीजें, वो लोग इतनी सारी चीजों का उन्होंने अभ्यास किया, अध्ययन किया, इन इतिहासकारों ने, वैद्य, कवि और गायकों ने। और उनका अभ्यास करके जब यूरोप में गए तो यूरोप में उन्होंने क्या किया, अपने भारत देश को परिचित करवाया, है ना। सिकंदर राजा के साथ जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपने विविध साहित्य द्वारा पश्चिमी
मतलब यूरोप यूरोप के जो देश है उनको भारत से परिचित करवाया। अभी अगला पॉइंट है बच्चों, यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा। यूनानी मतलब ग्रीक देश में जो मूर्तिकला थी, जब वहां के इतिहासकार सिकंदर राजा जब भारत में आए पंजाब तक की पूर्व सीमा में, तब यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा। अब कैसे प्रभाव पड़ा देखिए। अभी इस इससे जिस शैली का निर्माण हुआ इसे गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा, इससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गांधार शैली कहते। देखिए गांधार शैली, और गांधार शैली को ग्रीको रोमन और हिंदू यूनानी कला भी कहते हैं। देखिए बच्चों कैसे शैली है। अभी ये शैली और ये मूर्ति हमें कहाँ दिखाई देगी, ये अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग केव्स में दिखाई देगी। जैसे एलिफेंटा की गुफा जो मुंबई में है समुद्र के बीच, दूसरी है औरंगाबाद जिले में वेरुल और अजंता गुफाएं, वहां गौतम बुद्ध की अलग अलग मूर्तियां है, और वहां जिस शैली का उपयोग किया है उस शैली को गांधार शैली कहते हैं। और उस शैली को दूसरा नाम है ग्रीको रोमन और हिंदू यूनानी। अभी ग्रीको रोमन क्यों, क्योंकि यूनानी मूर्ति कला थी, ग्रीक देशों से भारत में आई थी, भारत की कला पर उनका प्रभाव पड़ा था, भारतीय कला शैली पर उनका प्रभाव प्रभाव पड़ा था, इसलिए उनको ग्रीको रोमन कहते हैं। अभी हिंदू यूनानी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जब आई थी तब हमारे हिंदुस्तान ने उनका अध्ययन किया और उनको बनाया, इसलिए उनको हिंदू यूनानी भी कहते हैं। अभी इस कला का उपयोग करके गौतम बुद्ध की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इस गांधार शैली का, ग्रीको रोमन शैली का, हिंदू यूनानी शैली का, इस कला का उपयोग करके गौतम बुद्ध की सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई। गौतम बुद्ध का अध्ययन हमने किया है बच्चों पिछले सत्र में, है ना। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, उनका नाम सिद्धार्थ था, है ना। उनका जो वृक्ष पे बैठते थे वो बोधि वृक्ष था, और उन्होंने पूरे दुनिया को कुछ संदेश दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, है ना। उनके कुछ करुणा, उनके जो तत्व थे उन्होंने वो बताए थे। उसके बाद है अगला पॉइंट है सिक्के। अभी सिकंदर राजा के प्राचीन काल में जो सिक्के थे ऐसे थे। अभी हम क्या करते हैं, 5 रुपए की सिक्का या नोट, 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, 100 की नोट, 200 की नोट, 500 की नोट, 2000 की नोट। प्राचीन काल में ऐसे नोटें नहीं थी, तब सिक्के थे। ये सिक्के धातु से बनाए जाते थे। धातु कौन कौन से होते थे, लोहे, सोना, चांदी, ब्रांज, पीतल। तो इन सिक्कों पर कौन सा चित्र अंकित किया रहता था, तो यूनानी राजाओं के सिक्के बहुत वैशिष्टपूर्ण होते थे बच्चों। इन सिक्कों पर एक और इन सिक्कों पर एक और सिक्के ढालने वाले, मतलब सिक्के बनाने वाले राजा का चित्र तथा नाम रहता था, और दूसरी साइड मतलब दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र अंकित रहता था, है ना। देखिए बच्चों, सिक्कों पर राजा का चित्र भी है और उस राजा का नाम भी अंकित रहता था, और दूसरी बाजू मतलब दूसरी ओर उस यूनानी देवता, अब देखो देवता कौन सी, एक चील दिख रहा है, जो हम ईगल बोलते हैं, चील को भगवान मानते थे, तो यूनानी देवता का भी चित्र अंकित रहता था। तो सिकंदर राजा ने भी ऐसे ही प्रकार के सिक्के ढालने वाले सिक्के ढाले और बनवाए थे। तो सिकंदर राजा ने भी ऐसे बहुत सारे सिक्के बनवाए थे, बहुत सारे सिक्के ढाले थे। उन सिक्कों पर उसका चित्र था, और दूसरी ओर उन सिक्कों पर उनकी देवता का चित्र था अंकित किया हुआ। अभी कालांतर में कुछ समय बाद जब सिकंदर भारत में आया, भारत में व्यापार बढ़ा, इतिहासकारों ने भारत का अध्ययन किया, भारत और यूरोप के बीच अच्छे संबंध प्रस्थापित हुए, दोनों की संस्कृति या परंपरा मालूम हुई, साहित्य कला शैली का निर्माण हुआ। तब भारत के जो राजा थे उन राजाओं को भी सिक्कों के बारे में मालूम हुआ कि सिक्के एक अच्छा चलन है जो हमारी हम जनता को दे सकते हैं, और हमारा व्यापार, हमारा साम्राज्य बढ़ा सकते हैं, उन्नति और विकास कर सकते हैं। तो कालांतर में भारत के राजाओं ने भी
ऐसे ही सिक्के ढालना प्रारंभ किया था। देखिए बच्चों, भारत के राजाओं ने ऐसे ही सिक्के ढाले थे, जितने भी राजा थे। अभी हम अगला साम्राज्य के बारे में पढ़ाई करेंगे, ये है मौर्य साम्राज्य। अभी सिकंदर का इतिहास बच्चों हो गया। अभी एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। जो सिकंदर का सपना था पूरी दुनिया को जीतना, उसका सपना पूरा नहीं हो सका। एक कहानी है, जब सिकंदर की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु से पहले सिकंदर ने अपनी सेना को, प्रजा को कहा था, जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे हाथ को बांधना नहीं है, मेरे हाथ को खुले रखना है, ऐसे नीचे खुले रखना है। मेरी मृत्यु शैया पर मेरे हाथ को बांधना नहीं है, मेरे हाथ खुले रखना है। क्योंकि मुझे दुनिया को यह संदेश देना है कि जो आदमी दुनिया में जन्म लेता है, आता है तो खाली हाथ आता है, और मरने के बाद भी खाली हाथ ही जाता है। मतलब जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा जन्म लेता है तो कुछ भी लेकर नहीं आता है, और मरने के बाद भी कुछ भी लेके नहीं जाता है। खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही लग जाता है। मरने के बाद वो सिर्फ अपना काम, अपने विचार और कर्म लेके जाता है, क्योंकि उनके काम कभी खत्म नहीं होते। हम हमेशा याद रखते हैं उनकी जो सीखे हैं, उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनका जो इतिहास है, उनके जो विचार है, हम हमेशा याद रखते हैं। इसलिए सिकंदर ने यह संदेश देना चाहा कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं, कुछ भी हम लेकर नहीं जाते। इसीलिए हमें कोई भी मोह माया में नहीं पड़ना है, किसी भी चीज का लालच नहीं करना है ना। गर्व गर्व का ईर्ष्या, लालच, लोभ किसी भी चीज का नहीं करना है। खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। इसलिए हम सबसे अच्छा रहना है। इस बात से हमें यह सीख मिलती है। अगला साम्राज्य है मौर्य साम्राज्य। यह ईसा पूर्व 325 से 185 काल में भारत का प्राचीन साम्राज्य था। ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य। अभी आप सोचेंगे सर, मौर्य साम्राज्य कौन सा साम्राज्य है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो बच्चों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ईसा पूर्व 345 में हुआ था। यह भारत देश का सबसे प्राचीन साम्राज्य, प्राचीन मतलब सबसे पहला, सबसे पुराना साम्राज्य है ना। भारत में 137 वर्ष मौर्य साम्राज्य था। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए बच्चों फोटो, इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध के नंद राजा धनानंद बहुत अत्याचारी था। उसकी शासन व्यवस्था बहुत अन्यायी थी, है ना। तो जो धनानंद राजा था, वो जनता पर अन्याय करता था, अत्याचार करता था, तो पूरी जनता, पूरे लोग उससे त्रस्त थे। अभी चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था। तो मुरा नाम था, इसलिए उनके वंश को मौर्य वंश भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, इसलिए उनके वंश को मौर्य वंश भी कहते हैं। अभी मगध के राजा धनानंद अत्याचारी था, उनकी शासन व्यवस्था अन्यायी थी, इसलिए उसे लोग, पूरी जनता ऊब गई थी। लोग बहुत त्रस्त हो गए थे। लोगों को लग रहा था ऐसा कोई नया अच्छा शासक आना चाहिए, नया राजा आना चाहिए, जो देश, जो प्रजा का देखभाल करे, जो जनता का देखभाल करे, ख्याल रख सके, उन्नति विकास कर सके। लेकिन धनानंद वैसा नहीं था। धनानंद अत्याचारी था, अन्यायी था। लोगों पर अलग अलग प्रकार के कर कर वसूल करता था, पैसे वसूल करता था, बहुत ज्यादा काम देता था। और जो लोग उत्पन्न उसको देते थे, तो उत्पन्न के बदले तो धनानंद राजा उनको कम मुबदला देता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने क्या किया, धनानंद से युद्ध किया। नंद राजा धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा हुआ, मगध के गद्दी पर बैठ गया, है ना। नंद राजा को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व 325 में मगध पर अपनी सत्ता प्रस्थापित की। ईसा पूर्व 325 में। देखिए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया, जो अन्याय था उसको हरा दिया, है ना। जो जुल्मी था, जो अत्याचारी था, जो झूठ था, जो असत्य था, तो उसको हराकर ये अच्छा सत्यवादी चंद्रगुप्त राजा मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने मगध का राजा हुआ। अभी धनानंद कैसे हारा आप सोचेंगे, तो धनानंद को हारने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य जी का मदद ली थी।
धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। देखिए, जब मगध का राजा चंद्रगुप्त बन गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? चाणक्य को, क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। अब यार सोचेंगे सर ऐसे कैसे गुरु हो गए बीच में ही? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य 12 साल के थे, तो जंगल में एक खेल खेल रहे थे, जनता का और राजा का। खेल मस्त खेल रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य और नकली के राजा बने हुए थे, और उनके जो बाकी दोस्त थे नकली की जनता बन गई थी, सेना बन गई थी। तो आचार्य चाणक्य रास्ते से जा रहे थे, उनके दिमाग में चल रहा था कि यार मुझे ऐसा एक आदमी चाहिए, ऐसा एक लड़वैया राजा चाहिए जो धनानंद को हरा सके, क्योंकि धनानंद ने मुझे अपमानित किया है, मेरे पिताजी का खून किया है, क्योंकि धनानंद ने आचार्य चाणक्य के पिताजी को मारा था, सबके सामने उनकी हत्या की थी। इसलिए चाणक्य को बहुत गुस्सा था, उनको बदला लेना था। तो रास्ते से जा रहे थे जंगल में खेल चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य जी का अपने दोस्तों के साथ, राजा का और प्रजा का। और चाणक्य देख रहे थे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। तो बीच में एक चीता आ जाता है। चीता बच्चों पर हमला करता है। सभी बच्चे भाग जाते हैं, सभी चंद्रगुप्त जी मौर्य के जो दोस्त थे सभी भाग जाते हैं, जो प्रजा बनी थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अपनी तलवार निकालते हैं, उसको सामना करते, चीते को सामना करते, चीते को रोकते, तो चीता डर के भाग जाता है। तो आचार्य चाणक्य आश्चर्यचकित होकर सोचते कि इतना छोटा 12 साल का बच्चा चीते को हरा रहा है, चीते को भगा रहा है, डरा रहा है। तो आचार्य चाणक्य उसको पूछते, बच्चा तू डरा नहीं, तू भागा नहीं, जितना इतना बड़ा शिकारी जानवर आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर देते, नहीं, मैं नहीं डरा, क्योंकि मैं राजा बना था ना। मेरे दोस्त प्रजा बनी थी, प्रजा तो भाग गई, लेकिन मैं राजा बना था, और राजा का परम कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना। देखो बच्चों, बचपन से इतने अच्छे गुण थे चंद्रगुप्त मौर्य में कि राजा की जिम्मेदारी होती है, परम कर्तव्य होता है कि प्रजा का रक्षण करना। तो इसीलिए चाणक्य ने सोचा कि देखो, मैं तेरा गुरु बनता हूँ, मैं तुझे अलग अलग विद्या सिखाता हूँ, युद्ध नीति सिखाता हूँ, लड़ाई सिखाता हूँ, मेरा साथ दोगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने तुरंत उनको गुरु बना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को और आचार्य चाणक्य ने डिसाइड कर लिया, योजना बनाई ली कि राजा धनानंद को हराना है। तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद लेके धनानंद को हरा दिया और मगध का राजा हो गए। देखिए बच्चों, आचार्य चाणक्य की मदद से युद्ध नीति में चंद्रगुप्त मौर्य ने सफलता पाई। अभी अगला पॉइंट, मगध की राजधानी तब पाटलिपुत्र थी, अब यह स्थल पटना में है। अभी चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन से प्रदेश जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने अवंती और सौराष्ट्र को लेकर साम्राज्य को बढ़ाना प्रारंभ किया। देखिए, अवंती सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। तब राजधानी थी मगध साम्राज्य की पाटलिपुत्र। अभी सत्रप के बारे में हमने पढ़ा था कि सत्रप सम्राट सिकंदर के नियुक्त किए हुए अधिकारी थे। तो सिकंदर द्वारा नियुक्त सत्रपों के बीच सिकंदर की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए परस्पर युद्ध शुरू हुए। जो सत्रप अफगानिस्तान से लेके भारत के पूर्व सीमा तक जो सत्रप चुने हुए थे, जो सत्रप संभाल रहे थे प्रदेश, उनमें और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध प्रारंभ हुए। लेकिन सिकंदर ने उनको एक भी प्रदेश जीतने नहीं दिया। अगला पॉइंट है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर राजा का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा था। बेबीलोन मतलब बेबीलोन, यह स्थल में सिकंदर राजा की मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का राजा बन बैठा था। अभी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच घमासान युद्ध हुई। लेकिन अभी चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पावरफुल हो गए थे, उनके पीछे चाणक्य आचार्य जी इतने महान गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, उन्हें पराजित कर दिया। जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत और पंजाब पर आक्रमण किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया, पराजित कर दिया।
तो पराजित होने से सेल्यूकस निकेटर को अपनी बेटी का विवाह, अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करनी पड़ी। देखिए बच्चों, इतिहास कैसा था। जब सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन भारत में जो पावरफुल राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। तो पराजित होने से, हार जाने से सेल्यूकस निकेटर को अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात, यह प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में समाविष्ट हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों बहुत अच्छा राजा था। अपने राज्य में कायदा व सुव्यवस्था पर चंद्रगुप्त का विशेष ध्यान रहता था। अपने राज्य में कायदा, कायदा मतलब डिसिप्लिन, रूल्स, अच्छे से रहना है, सुव्यवस्था, सबको अच्छी व्यवस्था देनी है और अच्छी व्यवस्था में रहना है, सभी आदेशों का पालन करके शांति से रहना है। इस पे चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष स्थान था। जबकि जो पहला राजा था धनानंद, उसका इतना विशेष ध्यान नहीं था। धनानंद अत्याचारी, जुल्मी था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष ध्यान रहता था कायदा, जनता पर, व्यवस्था पर। अगला पॉइंट है मैगस्थनीस। मैगस्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जो हार गया था चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसकी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीस। लेकिन ये मेगास्थनीस चंद्रगुप्त